रहमान स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सबक नंबर 5 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ का खुलासा, और इसके मुसन्निफ़ हैं सजाद हैदर यल्दरम। सबक का आगाज़ करने से पहले इसका खाका समझ लीजिए। मुसन्निफ़ सजाद हैदर दिल्ली के चांदनी चौक से गुज़रते हैं। वहाँ एक फ़कीर की तकरीर सुनते हैं। उस फ़कीर की तकरीर सुनने के बाद वो अपना मुवाज़ना उस फ़कीर से करते हैं और समझते हैं कि फ़कीर मुझसे बेहतर है। फ़कीर ये समझता है कि मैं बदनसीब हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं, और मैं ये समझता हूँ कि वो खुशकिस्मत है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। फिर मुसन्निफ़ अपने चंद दोस्तों का ज़िक्र करते हैं कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरे दोस्तों का मेरे ख़यालात पर क्या असर होता है। उन्होंने अपने चंद दोस्तों का इसमें ज़िक्र किया है। इस सबक में मुसन्निफ़ सजाद हैदर यल्दरम ने दोस्ती के मनफी पहलुओं को उजागर किया है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि एक दिन दिल्ली के चांदनी चौक में एक फ़कीर अपनी गरीबुल वतनी और दोस्त ना होने की शिकायत करता हुआ जा रहा था। वो अपनी बात कहकर आगे बढ़ गया, मगर मैं मुताज्जिब था, यानी हैरान था कि जिस चीज़ को वो मुसीबत ख्याल कर रहा है दरअसल वही तो नेमत है। इसे दोस्त ना होने पर अफसोस था, जबकि मुझे दोस्त ज़्यादा होने पर। मैंने सोचा कि फ़कीर तो मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत है कि इसके दोस्त ही नहीं हैं जो दिन भर इसको तंग नहीं करते, जबकि मेरे दोस्त दिन भर मेरे घर के चक्कर लगाते हैं, कोई कर्ज़ मांगने तो कोई मुझे अपने साथ किसी जलसे में ले जाना चाहता है, जबकि कुछ दोस्त तो ज़बरदस्ती किताब पर मुझसे रिव्यू यानी तबसरा लिखवाने चले आते हैं। मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मगर दोस्त हैं कि फ़ुर्सत के लम्हात मुयस्सर ही नहीं होने देते। मैं दोस्तों को बुरा नहीं कहता, वो मेरे खैर ख्वाह हैं। दर हकीकत वो मुझे फ़ायदा पहुंचाने आते हैं, मगर उल्टा नुकसान कर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है तो बाज़ नहायत अज़ीज़ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं। वो इस कदर शोर मचाते हुए आते हैं कि गोया क़यामत बर्पा हो गई, और जाते हुए मेरे तमाम ख़यालात को भी साथ ले जाते हैं। दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। इनके पास अपने बीवी बच्चों की बीमारी के सिवा और कोई मज़मून ही नहीं। मैं सियासत या अदब पर बात करूं तो माजरत करते हैं कि भाई बीवी बच्चे बीमार हैं, अखबार पढ़ने का वक्त ही नहीं। इसी तरह मेरे एक दोस्त मुकदमेबाज यानी वकील हैं, जिनके पास झगड़ों और मुखालिफिन की बुराई करने से फ़ुर्सत ही नहीं। इनके अलावा और बहुत सी इकसाम के दोस्त हैं, जिनमें से एक मोहम्मद शाकिर ख़ान साहिब का ज़िक्र ख़ुसूसियत से करूँगा। ये अदीबों और लिखारियों को के बहुत कदरदान हैं। एक दिन ये तशरीफ़ लाए और मुझे अपने गांव सलीमपुर ले गए कि वहाँ आबो हवा भी तब्दील होगी और मज़मून निगारी भी इत्मीनान से कर सकोगे। वहाँ मेरे लिए एक कमरा तैयार किया गया था, जिसकी खिड़की एक बाग में खुलती थी। सुबह मुझे नाश्ते के लिए बुलाया गया। मैं नाश्ते के बाद कमरे में जाने लगा तो चारों तरफ से इसरार हुआ कि अरे भाई, कहीं आज से ही लिखना ना शुरू कर देना। आज मछली के शिकार और अहमदनगर के रईस राजा तालिब साहिब से मुलाकात के लिए जाना है। मैं समझ गया कि यहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा। मैंने मुख्तलिफ बहाने करके ख़ुद को बचा लिया। जब ऊपर कमरे में पहुँचा और कमरे का बगौर जायज़ा लिया, मेरे लिखने के लिए जो आला किस्म का सामान रखा गया था वो किसी काम का ना था। चुनाचे मैंने अपना सामान निकाला और अभी लिखना शुरू ही किया था कि साथ वाले कमरे में शाकिर ख़ान साहिब के भाई ने बेसुरी मौसीकी से मेरी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ बहुत लुत्फ़अंदोज़ किया।
جس کی وجہ سے میرے دماغ سے تمام خیالات غائب ہو گئے۔ میں نے دوبارہ خیالات کو جمع کیا، لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ہی تھا کہ شاکر صاحب نے نیچے سے بلوا لیا اور راجہ طالب صاحب سے میری ملاقات کروائی۔ راجہ صاحب سے ملاقات کے بعد دوبارہ کمرے میں آیا، مگر لکھنے کو جی نہ چاہا۔ آدھا گھنٹہ بیٹھا، اپنے خیالات کو جمع کرتا رہا۔ اتنے میں مجھے پھر نیچے بلایا گیا۔ کھانے کے بعد شاکر خان صاحب نے کہا کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، آپ کو یہاں اس لیے نہیں بلایا گیا کہ سخت دماغی کام کر کے صحت خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر لیٹ گیا، خیالات جمع کیے، خوشی سے اٹھا کہ ان کو قلم بند کر لوں، مگر پھر وہی دستک۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے۔ میں جو نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو شاکر خان صاحب ادا کرتے ہیں، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں لکھا، تو ہنس کر کہنے لگے کہ بھائی اس قدر کثر نفسی کی کیا ضرورت۔ شام کو واپس آئے اور اپنے دن بھر کے کام کا جائزہ لیا تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی اس قدر بے ربط و بے سلسلہ۔ غصے میں کاغذ پھاڑ ڈالا اور پھر دوسرے ہی روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے گھر چلا آیا۔ مجھے ناشکرا اور احسان فراموش کہا جائے گا، مگر میں مجبور ہوں، میں ان دوستوں کو چھوڑ دوں گا۔ ان کے علاوہ بھی دوستوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مثلاً ایک دوست ہمیشہ قرض مانگنے آتے ہیں، ایک دوست ہمیشہ اسی وقت آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں، ایک دوست مجھے ہمیشہ میری دعوت کا سوچتے رہتے ہیں مگر کبھی کرتے نہیں، ایک دوست آتے ہی سوالات کی بارش کرتے ہیں اور جب ان کو جواب دیا جائے تو خود اخبار پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ سب میرے خیر طلب ہیں، مگر میں ان میں ہر ایک سے صرف یہی کہوں گا کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو خلاصہ سمجھ آ گیا ہوگا۔